जी सर, एक स्टैंडर्ड लिमिटेड दिया था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है? घर 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 के लिए कुछ क्वेश्चन है? एक दो स्टैंडर्ड लिमिटेड का पेज नंबर बताएं, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? जी 401 जरा निकालेंगे। और 401 पेज पे सर एक क्वेश्चन चल रहा था सर, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? आखिरी एंट्रीज लिखवाएं, 2 एंट्रीज रहती। February 25 बस करें बेटा प्लीज। डबल एंट्री बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, अमाउंट बताएं जी। नहीं 25 फरवरी गया था। 10668000 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया स्टैंडर्ड। ये मंथ एंड पे फिर 2 काम होने, लॉस की एंट्री करवा दें, लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने सर? 3556 ही आता। और प्री एनआरबी का लॉस था, सॉल्व कर लिया। ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल क्रेडिट कितने सर? एनी कंफ्यूजन प्लीज? 5002 ठीक है जी। ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया स्टैंडर्ड, कोई मसला तो नहीं इसमें? स्टैंडर्ड लिमिटेड, एक मिनट जरा वीनस निकालिएगा, एक मिनट। वीनस पेज नंबर 381, इसका जरा आंसर निकालें जरा। फाइनल हो गया आपका? नहीं इसके वेरिएंसेस तो निकला था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने वीनस जरा निकालना। इसके जरा मैंने एंट्रीज कही थी, किसने शुरू की? करवाइए जरा, वेरिएंसेस वाली एंट्री करवाना। मटेरियल डेबिट पेएबल क्रेडिट तो आप किस अमाउंट पे करेंगे? नहीं इसमें वेरिएंस नहीं आएगा आपका, अगर एक्चुअल क्वांटिटी यूज, बल्कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज और परचेज में फर्क नहीं है तो इसमें, लेकिन आपका फिर उसमें वेरिएंस नहीं आएगा। मटेरियल डेबिट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, उतना ही खरीदा उतना ही बेच दिया, सॉरी उतना ही खरीदा उतना ही यूज हो गया, तो मेन दूसरी करवा दो। वर्क इन प्रोसेस डेबिट अमाउंट बताएं, 1491875 थाउजेंड्स में कर देते हैं, पूरी करें एंट्री।
मटेरियल क्रेडिट बाय 1464750, यही मतलब। अब क्या करना है? नहीं मतलब आपको वेरिएंसेस लिखने हैं बस। यूजेज वेरिएंस से पहले क्यों लिखना? यूजेज वेरिएंस डेबिट है 83125 और रेट वेरिएंस क्रेडिट है 110250। जी ठीक है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेबर करवाएं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट 40920। फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट कितनी? 44756 250। चले पॉइंट्स में लगा लो, पूरा कर लो। अब 3 आने रेट वेरिएंस ढूंढो। रेट वेरिएंस एडवर्स 8951250 एंड एफिशिएंसी वेरिएंस बताएं जरा। 5 नहीं 5115 नहीं है, वो एक वर्किंग हुई थी आपके आंसर में लेकिन अब वो रिक्वायर्ड नहीं है। आपके एक आंसर में एक वेरिएंस कैलकुलेट हुआ था एफिशिएंसी का इकट्ठा भी, वो जस्ट शायद इंफॉर्मेशन के तौर पे था, आपने ब्रेकअप ही निकालना। तो आइडल टाइम है मेरा ख्याल फेवरेबल, आइडल टाइम में फेवरेबल है 613800 और एफिशिएंसी भी फेवरेबल ही है शायद 450120। आंसर में एक एक्स्ट्रा वर्किंग हुई है तो वो इन दोनों का इकट्ठा सम किया हुआ। लेकिन अगर आइडल टाइम हो तो आइडल टाइम मिला था और फिर अपनी एफिशिएंसी का वेरिएंस मिला था, ये इसी तरह करें आप। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक आपको क्वेश्चन कहा था वो उधर मिर्जा जी का था, वो तो हो गया ना। मिर्जा से आगे जो थे, मिर्जा साहब के आगे उनमें तो नहीं मसला, खालिद साहब और एक और थे। मेरे साथ पहले जरा पेज नंबर 257 पे क्वेश्चन कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह मिर्जा करवाता हूँ। पेज नंबर 257 पे मेरे साथ एक क्वेश्चन कर लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए हैं यार। एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 257 के दरमियान में। आजकल के हालात में अगर देखा जाए तो ये आप ही के नाम से सवाल है। ये काइंडली जरा स्टार्ट करें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग क्या है वो फिर फाइनल करते हैं। मेहनती लिमिटेड produces and markets a single product V. Two chemicals B and G were used in the ratio of 60-40 for producing 1 liter of B. V is finished goods, I think, and the raw materials for this finished goods is B and G. ML follows perpetual inventory system and uses weighted average method of inventory valuation. कुछ बातें वही आनी जो कल भी हुई हैं। The purchase and issuance of B and G for May 2013 are as follows. डेट्स लिखी हुई है और आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसमें दो हिस्से हैं, एक तो बी का डाटा दिया हुआ है, ये 4 कॉलम्स 3 कॉलम्स में, और आगे फिर जी का डाटा दिया हुआ है। ये पूरा टेबल नहीं बना हुआ, तकरीबन उस टेबल की कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई जो आपने बनाई है। मसलन रिसीट्स, किस डेट पे पहली रिसीट बी की? 12 को 420 लीटर, कितने पे? 52 रुपए का लीटर। और अगला कॉलम क्या है? इशू लीटर,
तो इशुएंस भी डिफरेंट डेट्स में। इसी तरह अगले 3 कॉलम देखें, फिर उसमें जी की रिसीट्स और रेट दिया हुआ और फिर जी की इशुएंस दी गई। समझेंगे क्या बना? डेफिनेटली पूरा नहीं बना हुआ टेबल, वो शायद हमें कंप्लीट करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिसीट्स और इशुएंस की, बैलेंस निकाल लेंगे, रिसीट इशुएंस मिल जाए तो निकाल लेंगे यार। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। आप फिलहाल यही टेबल जो बनाया आप हमने कल बनाए हैं उसी को ज़हन में रख के जरा पढ़ते जाए। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी एंड जी was 1000 liter at the rate of 50 per liter and 500 liters at the rate of 115 per liter। ये टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। नंबर 2, फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ बी एंड जी were 535 liters and 140 liters respectively। The stock check simply स्टॉक टेक भी वर्ड है, स्टॉक टेक भी है, फिजिकल स्टॉक भी है। इन अदर वर्ड स्टॉक चेक कब किया गया? 1 जून को और 31 मई को। किसका? अगर मई आपका मई के मंथ्स के एंगल से ये वर्किंग है तो मई का क्लोजिंग स्टॉक किस दिन का होगा? 31 मई। मई के एंगल से ओपनिंग किस डेट का होगा? 1 मई। 1 मई का स्टॉक क्या कहलाएगा? ओपनिंग। और 31 मई का कहलाएगा क्लोजिंग। अपने सामने जरा जो कल आपने टेबल बनाए हैं, कोई रजिस्टर खोलो जरा। स्टैंडर्ड का टेबल कंप्लीट कर लिया था? उसके जब बिल्कुल एंड में जाए जरा, आखिरी बैलेंस निकालना। एंड में आपने मुझे बताना लास्ट में स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में जाके कितनी क्वांटिटी बची है। क्वांटिटी पूछी है मैंने, क्वांटिटी 164,500। हमारा ये रिकॉर्ड कहता है कि 1,64,500 यूनिट्स होने चाहिए स्टॉक में फरवरी के एंड में। फरवरी का महीना था ये। तो क्या स्टोर रूम के अंदर फिजिकली भी इतनी मौजूद होने चाहिए? असूल तो यही है, जो रिकॉर्ड में आ रहे हैं वही फिजिकली भी होने चाहिए। लेकिन किस दिन फिजिकली होने चाहिए? आखिरी दिन 28 फरवरी वाले दिन। तो आप ये ज़हन में रख के बाद वापस क्वेश्चन कर। पॉइंट नंबर 2 में वो कहता है फिजिकल इन्वेंट्री बी और जी की 535 लीटर है और 140 लीटर है, लेकिन ये स्टॉक गिना गया है जी का 1 जून को और सॉरी बी का 1 जून को और जी का 31 मई को। तो जी का तो सही दिन गिना गया, लेकिन बी का एक दिन बाद गिना गया। तो 1 जून जरा ध्यान में लाया। अगर मैं आपको 1 जून का स्टॉक बता दूं और आपको 1 जून की कुछ परचेजेस वगैरह बता दूं या 1 जून का इशुएंस बता दूं, तो आप 31 मई पे वापस आ सकते हैं। 31 मई क्यों हमें जरूरत पड़ेगी? तो मंथ एंड पे वर्किंग होनी चाहिए थी। बी की तो शायद तभी है, सॉरी जी की तभी है, सॉरी रिस्पेक्टिवली 1 जून पे बी का स्टॉक गिना गया और 31 मई को गिना गया जी का। तो प्रॉब्लम किस में है, बी में या जी में? बी में एक दिन स्टॉक बाद गिना गया। तो अब आगे चले, अभी फिलहाल मैं बाकी एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 liters of B and 105 liters of G were excluded from stock check. Their NRVs were 20 and 50 per liter respectively। क्या ये वैसे स्टॉक में मौजूद है? नहीं, स्टॉक में है वैसे, लेकिन गिने नहीं गए। क्या स्टॉक में मौजूद हैं लेकिन गिने नहीं गए? अपना जरा वो देखें काइंडली, जरा दोबारा टेबल देखें, अपना जो स्टैंडर्ड वाला टेबल देखा, इसमें 1,64,500 में वो मौजूद हैं जिनकी एनआरबी की वर्किंग की थी आपने, तो यूनिट्स तो मौजूद है। क्या इन यूनिट्स को उन यूनिट से मैच होना चाहिए जो फिजिकली हैं, इंक्लूडिंग कंटेमिनेटेड? इंक्लूडिंग कंटेमिनेटेड ही रिकंसाइल होंगे,
हाँ डेफिनेटली जब आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे तो शायद जिनकी एनआरवी कॉस्ट से कम है उसकी वर्किंग अलग करेंगे, और अदरवाइज जो यूनिट्स गुड हैं शायद उनको कॉस्ट पे रखेंगे। क्या स्टॉक में मौजूद है 164,500? इसका क्या किया बस आप लोगों ने? इसके अंदर जो ऑब्सोलीट थे अभी नहीं, ऑब्सोलीट था ना इसमें स्टॉक, उसका बस क्या किया था, उसकी एंट्री की थी। क्या यूनिट स्टॉक में से निकाल दिए या स्टॉक में ही है लेकिन बस उनकी वैल्यू कम हो गई, उसकी बस एक एंट्री की है? तो दोबारा मतलब इसे देखें। फिलहाल जो हमें स्टॉक दिया गया पॉइंट नंबर 3 में 2 में सॉरी, उसमें ये 95 और 105 लीटर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है। क्या ये मौजूद है? वैसे नहीं मौजूद है लेकिन गिनने में शामिल नहीं है। जो हमें पॉइंट नंबर 2 में स्टॉक दिया हुआ है उसमें मौजूद है, लेकिन क्या फिजिकली मौजूद है? क्या इनकी वैल्यूएशन अलग होगी? यकीनन अलग होगी, इनकी एनआरवी अलग है, लेकिन क्या ये स्टॉक में है ही नहीं? स्टॉक में है लेकिन गिनते हुए एक्सक्लूड किए। बाकी बात मैं अभी करता हूँ। आप पॉइंट नंबर 4 में 250 liters of B which was received on 1st June 13 and 95 liters of G which was issued on 31st May 13 after the physical count were included in physical inventory। अपनी ट्रांसलेशन कर लें दो अलग हिस्सों में। 250 लीटर बी के कब रिसीव हुए हैं एंड 95 लीटर ऑफ जी कब इशू हुए हैं, किसके बाद? लेकिन क्या फिजिकल काउंट में ये 95 लीटर्स शामिल हैं? जरा बी जी जरा ढूंढे, बी जी में ही मसला हो गया, जरा कहीं जी ढूंढे सर। पॉइंट नंबर 2 में 140 लीटर्स किस दिन का स्टॉक है? 31 मई। लेकिन क्या उस दिन इनको गिनने के बाद उसी दिन कोई इशू भी हुए हैं? ये कैसे हो सकता है? होना तो नहीं चाहिए था। असूलन देखिए स्टॉक किस वक्त गिनना चाहिए? एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब एग्जैक्टली रात 12 बजे नहीं, और टू बी वेरी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग क्या होता है? अगले लम्हे अगले दिन नहीं। एक मतलब अगर आपका 31 दिसंबर ईयर एंड है तो 31 दिसंबर की कम से कम उस वक्त जब बिजनेस बंद हो गया हो, बिजनेस एक्टिविटीज खत्म हो गई हो, उस वक्त स्टॉक गिनना चाहिए। क्लोजिंग उसी का है ना। एज ऑन स्टॉक का मतलब कि आखिरी लम्हे का है, और ओपनिंग का मतलब क्या है? अगले लम्हे का है, 12 बजे के है। 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी पूरा नहीं है, क्योंकि उस 1 मिनट में अगर कुछ चेंज आ जाए तो वो क्लोजिंग एज इट इज ओपनिंग हमेशा क्यों होता है? वो लास्ट मूवमेंट का है, वो नेक्स्ट मूवमेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली जब ये स्टॉक गिना गया है तो उस वक्त डेफिनेटली रात 12 बजे स्टॉक गिनना, अकाउंटेंट्स गिनते भी हैं फिर बेचारे, उन्होंने सोना भी होता है, तो वो स्टॉक फिर अगर पहले गिन लें तो बाकी फिर एडजस्टमेंट करते हैं, जो फर्दर अगर मूवमेंट हुई है उसको फिर प्लस माइनस करके फाइनली उसी क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचना है जो एंड में मौजूद है। ठीक है, और लग रहा है कि रादर देन कोई बी का स्टॉक जो बी जी का स्टॉक या बी का स्टॉक, बी का मतलब नहीं, मैंने इस वक्त बी की बात करनी, जो 1 जून पे हुआ है वो भी एक दिन आगे हो गए तो उसको वापस आना नहीं। पहले ये स्टोरी जरा समझ लें हम, बी जी तो इंशाल्लाह फाइनल कर ही लेते। नंबर 4 का क्रक्स दोबारा बोल दें। 250 यूनिट्स किसके किस दिन मिले हैं, और 95 यूनिट्स लीटर्स किसके कब इशू हुए हैं? 31 मई पे ही इशू हुए हैं, लेकिन आफ्टर फिजिकल काउंट। और वो स्टॉक में शामिल क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो बाद में इशू हुए हैं। नंबर 5, 150 liters of B was held by ML on behalf of a customer। कुछ बचपन वाली बातें याद आ रही हैं, लगे डिजाइन में। Whereas 100 liters of chemical G was held by one of the suppliers on ML's behalf। ये क्या चीज आ गई?
150 लीटर हमारे पास पड़े हैं किसी के, तो ये भी अपने हो गए, और हमारे 100 जी के किसी और के पास पड़े हैं हमारे, तो ये सेल हो गए। कौन से हमारे हैं, कौन से हमारे नहीं हैं? 150 जरा सोचे, हमारे फिजिकल काउंट में शामिल हुए होंगे, वो क्यों पड़े हैं लेकिन हमारे नहीं है। और अगला जरा ज्यादा ध्यान से, 100 हमारे फिजिकल काउंट में शामिल हुए होंगे लेकिन नहीं हुए, क्यों नहीं होंगे? पड़े ही नहीं है, पड़े ही नहीं है, पड़े कहाँ है? तो जब हमारे पड़े पास पड़े नहीं तो हमारे कैसे हो गए? हमारे लग रहा है नहीं, कंट्रोल रहने दें, वो जरा मुश्किल हो जाएगा। ऑन बिहाफ ऑफ एमएन, हमारे उसके पास पड़े हैं, उनके हमारे पास पड़े हैं, तो हमारे पास किसी के पड़े हैं वो हमारे नहीं है, और हमारे अगर किसी के पास पड़े हो तो अल्लाह करे वो हमारे ही हो, वो मान ले इंशाल्लाह। अगर हम मान लेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही इनकी हिफाजत करेगा। बस ये ना करेगा ये भी हमारे हैं वो भी हमारे हैं, ये पढ़े हैं तो हमारे हैं, वो क्योंकि हमारे हैं इसलिए हमारे हैं। ये हमारे नहीं हैं, वो हमारे हैं। ये ना करिएगा 150 ये हमारे हैं, वो 100 हैं उसके हैं, अपने अपने हैं सर, उसके उसके हैं। नंबर 6, 100 liters of B and 200 liters of G were returned from production process कब? 31st May and 1st June 2013 respectively। BG गेम चल रही है। नंबर 7 कर लेते हैं, अभी करना पड़ना है, सोचते हैं दोबारा। 240 liters of chemical B purchased on 12 May and 150 liters of chemical G purchased on 24th May were inadvertently, क्या होता है inadvertently recorded, क्या समझ आएगी इसे? गलती से, बाय एरर, as 420 and 550 liters respectively। जरा एक सेकंड पिछले पेज पे जाए, 250 सॉरी, पिछले पेज पे जाएं, ये बी का डाटा ढूंढें, 4 से दिया हुआ 12 मई को, इसको ज़हन में रखे जरा वापस आए। तो 420 था या 240 था, मतलब एक एरर हुआ। और जी में जाएं, 24 मई, नो 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 24 मई, 24 मई क्वांटिटी बताएं, 250 लिखी नजर आ रही है, हालांकि ये क्वांटिटी 150 लीटर है। तो गलतियां कुछ रिकॉर्ड में भी हैं और शायद कुछ फिजिकली भी हैं। हमने अब क्या करना है, दो इसके हिस्से, इस रिक्वायरमेंट के पहला हिस्सा एक नजर आएगा आपको, रिकंसाइल करना है फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस को वो बैलेंस एज पर बुक्स के साथ। बैलेंस एज पर बुक्स का मतलब ये है कि ये जो अब कल आप एक मेरे साथ एक परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में एक लेजर टाइप चीज बना रहे हैं, जरा दोबारा ये सामने रखना, जरा क्वालिटी कार्ड वाला सामने रखना जो कल क्वालिटी का बनाया। ये जो हमने एक लेजर सॉर्ट बनाया है स्टेटमेंट फॉर्म में, डेट, रिसीट, इशुएंस बैलेंस, इसके एंड में एक क्वांटिटी आई है, इसको कहेंगे हम बैलेंस एज पर बुक्स। क्यों कहेंगे बैलेंस एज पर बुक्स? ये शुरू का ये बना कैसे हुआ टेबल? ओपनिंग लिया आपने, फिर क्या किया, रिसीट्स ऐड हो गई, इशुएंस लेस हो गई, लॉस लेस हो गए, परचेज रिटर्न्स लेस हो गई, दोबारा फिर ऐड हो गई, आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 हमारा एंड में बताएं क्वालिटी वाला पूछ रहा है सर, तकरीबन कितना स्टॉक पड़ा हुआ, ये हमारी बुक्स के मुताबिक है, हमारी बुक्स के मुताबिक फाइनली ये है। असूलन यही फिजिकली भी होना चाहिए, तो फिजिकली भी उसने दिया है और डाटा हमें दिया है, हम टेबल भी बना सकते हैं और टेबल को साथ फिर फिजिकल के साथ मैच होना चाहिए। अगर इसकी गलतियां भी ठीक हो जाएं और फिजिकल वाली भी गलती अगर प्लस माइनस हो जाए तो हमारा फिर ये रिकंसाइल हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो काम है दो हिस्सों में होगा, बी की गेम भी है और जी की गेम भी है, तो बी करवा दें, जी कर लेते हैं, कर लेते हैं, बी तो करवा दें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं। एक क्वेश्चन करते हुए आपने जहन में रखना है, एग्जामिनर ने ढूंढना है कि बच्चों की नजर किस पे नहीं पड़ी, और अल्लाह ना करे उसकी नजर इस पे पड़ जाए। करना क्या जी, मेहनती लिमिटेड में आपने करना क्या, फुल इन्वॉल्व होंगे, ये बात आराम से खत्म हो जानी है, वरना ऐसी जाया हो जानी। इसको किससे रिकनसाइल करना, रिकन्सिलिएशन ऑफ, रिकनसाइल फिजिकल इन्वेंटरी बैलेंस विद बैलेंस एज पर बुक्स। पहले वर्किंग शुरू कर लें, बी, बी है जी, और आप बी और पढ़ते हुए बिल्कुल जी का नहीं सोचना, और जब जी का पढ़ेंगे तो बी हर जेन से निकालना है। ये असल प्रॉब्लम ये आना है। क्या करें, नहीं ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं है, ये भी बल्कि चले क्लियर करिए किस दिन के स्टॉक्स रिकनसाइल होना है, ये ईयर एंड पे, मंथ एंड कर लेते हैं। हाँ डेफिनेटली उनमें करेक्शंस होने हैं, उनमें करेक्शंस होने हैं। तो बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट, क्या मतलब बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट, बताइए जी, बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट कितना, 535, ये गिना किस दिन गया है, ना ना डेट एग्जैक्टली पता नहीं, ये 1 जून को गिना गया है, इसमें पहला मसला यही है, 1 जून। आप काइंडली प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, ये बहस यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको सोचना पड़ना मेरे साथ, ये सेंटेंसेस क्या लिखे हैं। अब एक सेकंड इसे छोड़ दें, आप मुझे बताएं इसमें जो भी हम करेंगे, एडजस्टमेंट अगर करनी है तो अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है, नहीं नहीं नहीं, वो 31 पे तो पहुंच ही जाना, इसको फाइनली रिकंसाइल किससे करना है, ये भी बात आपकी ठीक है, पहले इसे 31 मई तक पहुंचाना है, फिर उस 31 मई के फिजिकल काउंट को किससे मैच करना है, बैलेंस एज पर बुक से मैच करना, फाइनली हमने इसे बैलेंस एज पर बुक से मैच करना। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया फिजिकल, और एंडिंग पॉइंट होगा बैलेंस एज पर बुक्स। आपको पता है व्हाट इज द बैलेंस एज पर बुक्स, नहीं जरा देखें जरा डेटा, व्हाट इज द बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ बी, नहीं 500 नहीं है, ये 500 क्या नजर है आखिर में, ये तो इश्यूएंस के कॉलम में डेटा दिया हुआ है, ये इश्यूएंस के कॉलम में आखिरी फिगर है, बैलेंस के कॉलम में होगी, तो बैलेंस का कॉलम नहीं बना हुआ, रसीट्स बनी हुई है, रसीट्स दी हुई है, और इश्यूएंस दी हुई है, लेकिन उसमें भी शायद कोई गलती है कहीं, एक नजर आ गई हुई है पहले 420 वाली। तो हमें क्या चाहिए यहाँ से कि बुक्स के मुताबिक बैलेंस है कितना, तो उसके लिए शायद हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल ये है कि आधा सफा छोड़ना, ये ऊपर प्लस माइनस कर लेते हैं अभी, पहले नीचे बैलेंस एज पर बुक से कैलकुलेट करना, बैलेंस एज पर बुक्स, नहीं इस तरह के बजाय टेबल बना लें, टेबल शायद यहाँ ऐसा इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन हम एक रिक्वायरमेंट डी भी करनी है, तो उसके लिए पहले जरा टेबल बना लें, बादरा पूरी तरह सामने आ जाए। मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, बैलेंस एज पर बुक्स, जी बी पे बैलेंस है, इसके लिए टेबल बना दें, परपेचुअल है वेटेड एवरेज है, डेट, डेट, रसीट्स, इश्यूएंस लिखूं या सेल लिखूं, उसी का रीजन है, रॉ मटेरियल, टेक इट एज रेवीन एज वेल या एंड बैलेंस, डेट, रसीट, इश्यूएंस एंड बैलेंस। फिर रसीट में कितने कॉलम, कौन कौन से, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये रिक्वायरमेंट करते हुए
ना हमें रेट चाहिए ना अमाउंट चाहिए, तो मैंने ये कितना बड़ा स्टेबल क्यों बनाया है? रिक्वायरमेंट बी को अभी हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको उतना ही यूज करते हैं जितना हमें फिलहाल चाहिए, बाकी फिर देखने की जरूरत पड़ेगी। साथ रहेगा कहीं। मैं सिर्फ अभी एक क्वांटिटी के एंगल से आपसे चंद एक बातें पूछने लगा हूं। रेडी है सर? इस वक्त ये डाटा कहाँ है जिसे आप देखेंगे? ये पेज नंबर 257 के स्टार्ट पे एक टेबल्स बने हुए हैं, तो वहां से और साथ साथ नीचे जहां जहां मसाइल हैं उनको गौर से देखना। ओपनिंग बताएं जी, कहाँ दिया हुआ? पॉइंट 1। डेट आ गई 1 मई 13। क्वांटिटी बताएं 1000। रेट अभी रहने दें, यकीनन पड़ेगी जरूरत वो भी कर बना लेता। सिर्फ क्वांटिटी के एंगल से क्यों पूरा कर रहा हूँ? फिलहाल किसको किसे रिकंसाइल करूंगा? फिजिकल क्वांटिटी और बुक्स की क्वांटिटी। चले आगे, नेक्स्ट डेट बता। 5 मई। 5 मई पे परचेज हुई है, किस कॉलम में लिखूं? 560। सिर्फ क्वांटिटी पे बहस हो रही है, रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रह जाएगी? और 40। यार परचेज किए बगैर इशू हो गए, कितना पड़ा था, कितना इशू हो गया, कितना रह गया? नेक्स्ट डेट 9 को क्या हुआ? 9 को क्या हुआ? फिर इशू हुए, कितने हुए? 300। कितने रह गए? 140 कैसे? 440 माइनस 300, 140। ये आप एक मिनट टेबल कंप्लीट कर, मैं अभी सॉरी आप जरा आगे डाटा प्लेस करें क्वांटिटीज का। फाइंड आउट करें कोई एंडिंग क्वांटिटी। 130 में एक और भी मसला, जरा नीचे डाटा पढ़ेंगे। जो सेगमेंट में रीस्टार्ट करना था 10 मिनट।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट सिस्टम का दवा ठीक होगी और वो बीच में प्रॉब्लम था। ये आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया सर? क्या आंसर आ रहा है टेबल में फाइनल? 30 कैसे बना? 130 बनता है। कौन सा पॉइंट? दो जगह मसले हैं। नंबर एक, चलिए मुझे करंटली लिखवा दो। जी मैं 300 तक जरा कैंडी पहुंचा तो मुझे इससे आगे लिखवाइएगा। 300 क्वांटिटी बन गई थी कहीं? बैलेंस हो गया था 140। जस्ट एक मिनट, सॉरी। 140 बैलेंस हो गया। देन उसके बाद 12 तारीख आई। 12 ये पॉइंट नंबर जरा बोलिएगा, पॉइंट नंबर 6 है, सॉरी पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में सारे जाएं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी आप भी जरा साथ पॉइंट नंबर 7 में जाएं। बी की वर्किंग हो रही है, बी की 420 लिखा हुआ है कि ये 240 था, तो कितना लिखूं? अच्छा हम ये नया बना रहे हैं, मतलब वो पुराने बने बनाए को ठीक नहीं कर रहे, नया बना रहे मींस ये 240 फिगर आ जाएगी। डिफरेंस एडजस्टमेंट ना करूं, रिवाइज बना रहे हैं, रिवाइज बना रहे हैं, तो 240 ठीक है। देयरफॉर बैलेंस अब कितना हो जाएगा? 380। क्वांटिटी में मेरा फोकस इसलिए क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट में क्वांटिटी सिर्फ चाहिए। देन उसके बाद फिर 24 18 डेट्स बताइएगा। 18 तारीख को क्या हुआ? फिर इश्यूएंस हुए 250 और देयरफॉर रह जाएंगे 130। देन उसके बाद 24 मई वाले दिन 500 यूनिट रिसीव हुए शायद, और देयरफॉर कितने हो गए? 630। 630 तक पहुंच गए। 630 में से 31 मई पे दिया हुआ है 500 इशू हुए, 500 इशू हुए और 130 रह गए। लेकिन बड़ा एक फिगर हमें एक एक्स्ट्रा दी हुई नीचे लास्ट में है, पॉइंट नंबर 6 कहां से रिटर्न हुए? इसकी एंट्री बताएं जरा। ये मटेरियल डेबिट होना, ये ऐसे हमने रिटर्न नहीं किए, प्रोडक्शन वालों से वापस आए हैं। किस कॉलम में कैसे लिखूं? रसीद के कॉलम में लिख रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। कहां से आए हैं? फैक्ट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, शायद स्टोर रूम में वापस आए हैं, तो 100 ऐड होके फाइनली 230 बन गए। जी वो भी करते हैं, लेकिन जो कस्टमर के हमारे पास पड़े वो तो आने ही नहीं चाहिए। नहीं, और वो जो किसके हैं किसके नहीं, वो तो ना इधर होने चाहिए ना उधर होने चाहिए। इसमें शामिल क्यों हो गए होंगे? तो इसमें तो होने ही नहीं चाहिए, और शायद है भी नहीं। नहीं नहीं, वो हमारे मेरे ख्याल जो पढ़े हैं वो जी के हैं। ये जी भी अब नहीं, अब हमारे पास जो पढ़े हैं वो फिजिकल तो होंगे और होने वो भी नहीं चाहिए, और इस रिकॉर्ड में वो नहीं होंगे, परचेज नहीं रिकॉर्ड होगी अनलेस ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि वो परचेज में आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास पढ़े हैं तो खदशा असल किस चीज का है कि फिजिकल में गिने गए होंगे और परचेज नहीं हो। इसलिए अगर हमारे पास लिखवाएं हम शायद कोई भी एंट्री नहीं करेंगे सवाइस के, या अपने पास कहीं लिख लेंगे कि उसके इस अकाउंट में ना नहीं आने नहीं चाहिए। हो सकता है आ रहे हो, लेकिन ऐसा शायद बताया नहीं उसने, बुक्स में आ रहे हैं या नहीं ये शायद उसे बताना चाहिए था। फिजिकल में आ गए होंगे क्योंकि फिजिकली पढ़े। ठीक है, ये 230 की वर्किंग ओके। ऊपर आ जाए वापस। फिलहाल इस टेबल में हमें सिर्फ 230 चाहिए था, मतलब मेरी इस बात का ये कि 535 आ रहा है और इसे होना चाहिए 230 अकॉर्डिंग टू आर बुक्स। मसला क्या है? अब आए जरा इसको आइडेंटिफाई करें एक एक करके। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं जी। सर जी अब एक एक पॉइंट पढ़ना हमने, और कोशिश ये करनी जी और बी मिक्स ना हो। असल इस डेटा का प्रॉब्लम सिर्फ ये है, फोकस हमारा बी पे है जी पे? अरे बी। पॉइंट 1 का बताएं क्या करो? नहीं, पॉइंट 1 का क्या करो? जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं।
आप पॉइंट नंबर 2 का क्या करो? नहीं, पॉइंट नंबर 2 में नहीं है यार, एक मिनट है। पॉइंट नंबर 2 का क्या करूं? 535 पिक कर लिया है बस, और जी की गेम नहीं है। 3 में आ जाए, फुल कंसंट्रेट। बताएं 3 का किस में क्या करूं? ये तो कंटेमिनेटेड है, यूनिट्स मौजूद है। हाँ, इनकी डेफिनेटली वैल्यूएशन डिफरेंट होनी है, वो इंशाल्लाह अलग बहस करेंगे। अगर इसकी एनआरवी लोअर है कॉस्ट है तो इसे अलग एनआरवी पे आना चाहिए। क्या ये है शामिल? नहीं, क्या ये है लेकिन शामिल नहीं है। ऐड करूं लेस करूं? किसमें? ऐड कंटेमिनेटेड स्टॉक। जी कितना हो गया जी? 95। 105 की बहस आराम से बाद में करेंगे। पॉइंट नंबर बताएं कौन सा आ गया? 4। आराम से पढ़ें बी के एंगल से। कंसंट्रेट करना, फुल पता आपको है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट मिनट, जरा बाकी भी सोच लो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बता सकते हैं प्लस माइनस के एंगल से। पॉइंट नंबर 4 हो रहा है, 250 पे बहस हो रही है। प्लस माइनस का निशान जरूर आपके पास कहीं होगा। और आई होप मल्टीप्लाई पर डिवाइड पर बहस में नहीं है। जी मौलाना आप बता दें। बाय। बच्चे जरा कंफ्यूज हैं लेस पे। यार चीजें परचेज नहीं है, लेस करवाई जा रही है यार, क्यों गलत करवाना मेरा? हाँ जी, ये हमारे स्टॉक में शामिल क्यों हो गया होगा? क्योंकि चीजें आई हैं, लेकिन होना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम 31 मई वाले दिन का स्टॉक गिनना चाहते हैं। सबको समझ आ रही? तो रिसीट ऑफ 1 जून, जून 1 कितना? 250 प्लस या माइनस? प्लस माइनस। जी एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 5 पढ़े विद रिस्पेक्ट टू बी ओनली। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लस माइनस, प्लस या माइनस वाई। हमारा स्टॉक नहीं है, और फिजिकली क्यों आ गया होगा? क्योंकि पड़ा हमारे पास है। क्या करूं? स्टॉक ऑफ थर्ड पार्टी। जी सर। नहीं सर जी, अगर आप फिजिकली काउंट कर रहे हैं और चीजें पड़ी हैं तो, और इंफॉर्मेशन भी दे रहा है किसी की है, तो चीजें अगर पड़ी हैं तो फिर गिनी गई होंगी। ये स्टॉक ऑफ थर्ड पार्टी 150 प्लस माइनस। पॉइंट नंबर 6 वो होना है, ये रिटर्न हुई है तो फिजिकल काउंट में तो नहीं आया होगा। फिजिकल काउंट में शामिल हो गई होंगी। क्यों? 31 को आ गई हैं। देख लें तसल्ली से। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बताएं पॉइंट नंबर 6 का। आप लोग 7 फाइनल करें। पॉइंट नंबर 6 का क्या करूं? नहीं नहीं आप करें, आप नहीं 7 करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है पॉइंट नंबर 6 और 7 का शायद इस वर्किंग में कुछ नहीं होना। 7 कहाँ मसला था? बुक्स में, रिकॉर्डिंग में। और 6 का क्या है? स्टॉक आया था, और अगर आ गया था तो गिना गया होगा, अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ें। रिकंसाइल कर लिया या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। बैलेंस है एज पर बुक्स 230। किसकी गेम शुरू करना है? जल्दी से हो जाए।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज बता दीजिएगा साथ है। चले सर, ये अब काफी बात हो गई है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा जरा आपको इंडिविजुअली कोशिश करनी चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं, आप लोग जरा उसका टेबल बनाए उसी तरह जिस तरह थोड़ी देर पहले बनाया था जी का। सर इतना रिलैक्स आई कैप का स्टूडेंट नहीं होगा ये वरना इस मौसम में तो सारे सीधे हो जाते हैं, लगता है तो आई कैप का हाथ लगना चाहिए। नहीं 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 बाबा, ऐसे अल्लाह ना करे, मैं वैसे ही कहा, लेकिन वैसे सीधा कर देता ये वैसे, बाकी तो ठीक है अपनी जगह बात है, लेकिन अगर सीधा करना तो थोड़ी देर में 2 साल 1.5 वैसे ही इधर लगवा लीजिए ये फरवरी का महीना, उधर से अगस्त का महीना, आए हैं जरा में, तो जब बड़े हो जाएंगे तो मई का महीना, नवंबर का महीना, फिर रिजल्ट वाले 15 दिन आप भी आते हैं मतलब बिल्कुल सीधा हुआ था। नहीं वो ठीक है, लेकिन यही बड़ी ब्लेसिंग है कि कुछ अरसा, कुछ कुछ लम्हे, कुछ कुछ ऐसे दिन आते हैं बिल्कुल इजी हो जाता है, बिल्कुल इजी होता है। कोई नमाज पढ़ना इजी है, बिल्कुल इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ना ठंड लग रही है, ना भूख ज्यादा लग रही है, ना उधर ध्यान जा रहा ना उधर ध्यान जा रहा, सीधा फोकस है, बैलेंस है एज पर फिजिकल काम। ये टेबल बनाए स्पीड हो जाए, और काइंडली प्लीज घड़ियां देखते हुए क्लास का एंडिंग टाइम जरा देखते हुए जेम रखेगा, 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई तो ऐसे घड़ी को चक्कर में ना पड़ जाएगी। 250 मेरा, अगर हो गया तो कोशिश करें, मैं उतनी देर बना रहा हूँ, आप ट्राई टू थिंक रिगार्डिंग जी। ये बीच में कहीं मेरा स्टॉक खत्म भी हुआ, किस दिन? 9 मई को मैं, जी इसमें किसी का गलती थी? 24 को, 24 को कितने यूनिट्स हैं? हाँ डेट्स 150, ठीक है।
इसमें भी पॉइंट नंबर 6 की एडजस्टमेंट है। जी में तो यकम को रिटर्न हुआ यार इश्यू, सॉरी .4 में फर्स्ट को इशू है जी के 95 liters of G was issued on 31st May after फिजिकल काउंटेबल नहीं, वो तो फिजिकल स्टॉक में लिखने गलती है, पूरा सेंटेंस पढ़ लो। वो फाइनली वो गलती है 95 liters of G which was issued on 31st May after they were included in physical inventory, तो गलती मेरा ख्याल है फिजिकल इन्वेंट्री में है। सही। .6 में क्या मसला, वो रिटर्न हुए यकम जून को, तो वो फिर हमारे, अच्छा वो क्यों नहीं ले रहे 4 वाले और 6 वाले क्यों नहीं ले रहे? 4 में ये इश्यू हुए हैं आफ्टर फिजिकल काउंट, लेकिन इंक्लूड हुए फिजिकल इन्वेंट्री में। अच्छा सही है। नहीं वो तो वहां करेंगे ना, वो करते हैं नहीं, इधर पहले टेबल में, टेबल में ख्याल 450 के बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि मींस 250 यूनिट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, एनी कंफ्यूजन जी? 250 यूनिट्स पॉइंट नंबर 4 एंड 6 वगैरह देख लें। बाकी अगर 250 किसी के आगे तो अपनी बाकी रिकंसिलेशन की कोशिश करें, मैं आ रहा हूँ। ये टेबल काइंडली अगर कोई फाइनल कर रहा तो बता दें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप ये जो टेबल में क्वांटिटीज देखी हैं, कोई मसला है इसमें? ये एनीबॉडी राइटिंग रिकंसाइल कर रहे हैं फिर आप? रिकंसाइल बिस्मिल्लाह पढ़ें, वो सेम कॉन्सेप्ट ही है लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली मेरा ख्याल है टफ है। जरा 2 मिनट लगा लें, मैं फिर शुरू करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कोई कर ले तो बताएं, रिकंसिलेशन अब बन रही। जी सॉरी, ठीक है। कंटामिनेटेड स्टॉक 105। ये लास्ट लाइन कहाँ तक पहुंची? ये साथ वाले आपके कहाँ तक पहुंचे? कर रहे हैं खामोशी, जरा चेक करें सही करें, करने दें उसको, अब बताना नहीं है।
नहीं, उसकी बात करते हैं अभी, एक मिनट। जी सर, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया सबका। 105 ठीक है। क्या करें 105 का? ऐड करें, लेस करें? नंबर 4 में 95 का कुछ करें? ऐड, लेस? क्यों? आज फिजिकल काउंट में है, लेकिन क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि इशू हो गए। तो लेस इशूड आफ्टर फिजिकल काउंट, ये ठीक है सिम सर? कितने जी? 95। नंबर 5, नंबर 5 का कुछ करो क्या? और यार क्यों ऐड करो? नहीं, थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं तो फिजिकल काउंट में ये तो होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फिजिकली है ही नहीं। फिजिकली में नहीं होने चाहिए, कंसंट्रेशन जरा। फिजिकली में होंगे? नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ जी। असल में हम रिकंसाइल करना चाहते हैं किससे? तो जो स्टॉक में जो यूनिट्स फिजिकली नहीं भी हैं वो हमारे स्टॉक के हैं, देयरफॉर हम इसे इसलिए प्लस कर लें ताकि बुक्स के साथ रिकंसाइल। पहले क्यों नहीं होगा? फिजिकल में क्यों नहीं होगा? क्योंकि मौजूद नहीं है। लेकिन बुक्स में क्यों होगा? क्योंकि हमारा है, तो इसलिए ऐड हो रहा है। तो ऐड क्या? स्टॉक विद थर्ड पार्टी, स्टॉक विद सप्लायर 100। जी नंबर 6 और रिटर्न होगी यार, देख लें तसल्ली से देखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स 6 7 नहीं क्लियर है ना? नहीं, जो मुझे बता रहे हैं आप खुद भी क्लियर हैं कि नहीं, या बीच में डिवाइडेड है आधे आधे? जी इसको रिकंसाइल करने हो गए। बैलेंस एज पर बुक्स, देन इसके जरा पेज नंबर 259 पे है जरा। एक रिक्वायरमेंट और ऊपर लिखी हुई है 259 पे। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल जी बी एंड जी बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉस्ट एनर्जी प्रिंसिपल। आप बताएं क्या करें? अब टेबल पूरा करना पड़ना है। नहीं, टेबल पूरा करना पड़ना है। उसमें फिर जो शायद डिफेक्टिव यूनिट्स हैं उसकी फिर कॉस्ट पहले पता चलेगी, तो एनआरबी से कंपैरिजन हो सकेगा। तो अब यहाँ शायद वही सवाल शुरू हो गया है जो हमने कल किए हैं। तो अब टेबल कंप्लीट करना जी। आप कुछ कह रहे थे एनआरबी के हवाले से? ये मैं अज्यूम करने लगा हूँ जी, रिकंसिलिएशन ओके होगी ये सबकी। तो स्पीड अप हो जाए जरा, पहला बी का टेबल फाइनल करें। जी आप कुछ पूछ रहे मेरा ख्याल में उसे उसी को रहने दें। उसमें सिर्फ कॉस्ट क्योंकि वही है, सिर्फ लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी की एडजस्टमेंट होनी है। क्वांटिटी भी वही है, कॉस्ट भी वही है, सिर्फ उसका लॉस रिकॉर्ड होना। तो वो एक डबल एंट्री के तौर पे अदा कर लें। तो उसमें डेफिनेटली वैल्यू कैसे लिखेंगे वैसे भी, क्योंकि कुछ की कॉस्ट और है कुछ की और है, तो उसमें ऐसे मिक्सअप करने की जरूरत नहीं। जी सर जी, ये टेबल अब आप खुद बना रहे हैं यार, आपको पता है ये रेट कब चेंज होना है? हर परचेज और परचेज रिटर्न। तो काइंडली प्लीज टेक इट मेरे से पहले कंप्लीट करना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी।
टेबल ये क्या बचे, ये वैसे ही करेंगे जैसे कल किए, पहले कॉस्ट निकाल लेंगे उसके नीचे वर्किंग लिख लेते हैं, जैसे 1 मिनट बना लेते हैं, लिख लेते हैं, टेबल पूरा हो गया ना, बस 1 मिनट। जी 12 जून को, 12 मई को एवरी रेट क्या बना, और अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फिगर डिफरेंट लिख दूं आपसे तो आपने हरगिज चेंज नहीं करनी, करते जाएं। कम से कम मेरा ख्याल है ये फाइनल जरूर कर लेंगे कि राउंडिंग ऑफ इशू नहीं है पेपर में, लेकिन ये भी फाइनल करें पेपर में। 664 271 750 जी 100 जो वापस आया ये करें जी फाइनल, पहुंचे कहां तक पहुंचे, वाइंड अप करें, फाइनल रेट पर यूनिट क्या आ रहा है, कौन जी इकट्ठे होगा, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी कहां तक पहुंचे हैं, कंप्लीट है सर, कौन कौन कर रहा है जरा बता दें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, अब रिक्वायरमेंट जरा पढ़े जी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है, तो बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यूनिट्स हैं कितने, अब 230 जो स्टॉक के यूनिट्स हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, क्या कंटेमिनेट होने से कॉस्ट कम हो जाएगी, एक छोटी सी वर्किंग है जरा पहले कर लें, अगर देख लें,
230 में कंटेमिनेटेड शामिल है, 230 में कंटेमिनेटेड शामिल है, एक्सक्लूड से हमने प्लस कर दी है, तो -95 करके मल्टीप्लाइड बाय 54.23 रेट रहेगा, क्योंकि इसकी एनआरवी हमें पता नहीं है। तो जो अदर देन कंटेमिनेटेड है वो तो कॉस्ट पे ही रहेंगे, लेकिन जो कंटेमिनेटेड है उनकी कॉस्ट क्या है? ना ना ना, कॉस्ट 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 यही है, कॉस्ट यही है, लेकिन उनकी एनआरवी क्या है? तो वो लोअर पे रिकॉर्ड हो जाएंगे 20, बस इतना होना, ये होना नहीं, मतलब सिंपली बस ये होना है। अगर वो हमसे कहता है एंट्रीज करें, तो फिर हम डिफरेंस लेके एंट्री कर देते हैं, जो कल कर रहे थे हम। अब इस वक्त वो क्या कह रहा है? वैल्यू बताएं। तो जो अदर देन कंटेमिनेटेड है वो कॉस्ट भी रहेंगे, और जो कंटेमिनेटेड है वो लोअर होने की वजह से एनआरवी पे आ जाएंगे। तो फिगर बताएंगे करने 7321 और दूसरी 1900। तो टोटल वैल्यू बी स्टॉक इज 9221। ओके ओके सर, 100 कौन सा? वही रेट लेंगे यार जिसपे वापस आया। ये कहाँ से आया? वो सर ये परचेज रिटर्न नहीं है यार, सर ये परचेज रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, ये प्रोडक्शन से वापस आए हैं। एंट्री बोले, इसलिए मैंने पहले भी कहा था एंट्री बोले। मटेरियल डेबिट है, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट है, तो जिस रेट पे इशू किए उसी रेट पे वापस लेंगे ना, इशू किए थे। ये परचेज रिटर्न नहीं है। चले मेरा ख्याल है वो जी फिर आप होमवर्क रख लें। जी नहीं मतलब हो तो जाएगा, मैं एक मिर्जा पे जाना चाह रहा हूँ। जी में बिल्कुल सेम काम होना, तो चले मेरा ख्याल उसमें तो रिपीट ही होना। मिर्जा साहब ढूंढना, मिर्जा साहब ऐसे बेचारे परेशान है। मिर्जा साहब का पेज नंबर बताइए। 201 पे आ रहे हैं जरा मिर्जा, पेज नंबर 202। जाने स्टूडेंट्स बाकी कर लेंगे जी वाला। पेज नंबर 202 पे इस वक्त आप नहीं, मिर्जा लिमिटेड, मिर्जा लिमिटेड। मेरे साथ जरा इसका पहला पैराग्राफ पढ़ें, इसमें मैं जरा मैं डिटेल में सारी बात कर लेता हूँ। हम थोड़ा सा जरा शायद इसमें भी एक दो अभी भी नई चीजें हैं। मिर्जा लिमिटेड, इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े जरा। रेडी? Mirza Limited is engaged in the manufacturing of spare parts for automobile industry. The company records the purchase and issue of material in store ledger. इसको जरा अंडरलाइन करने लाइन को। असल में सर जी ये जो अब शायद आज ही हमने कुछ वर्किंग्स भी की हैं, एक पिछले 1-2 दिनों में जो बातें हुई हैं, शायद उसकी बेस पे फाइनल हो जाएगा। होता असल में ये है कि एक तो ये आप लेजर कार्ड देख रहे हैं, जिसे लेजर कार्ड कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये स्टॉक लेजर में जो मूवमेंट हो रही है, ओपनिंग लिखा, रसीट्स लिखी, इंश्योरेंस लिखा, लॉस लिखा, रिटर्न लिखे। एक तो ये सॉर्ट ऑफ वर्किंग होती है जिसमें क्वांटिटी भी है, रेट भी है और अमाउंट भी है। तो ये जो है ये नॉर्मली अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बनाते हैं, लेकिन डेफिनेटली इन कंसल्टेशन विद द स्टोर डिपार्टमेंट। रेट्स का हिसाब रखना स्टोर रूम की जिम्मेदारी नहीं है, रेट्स और अमाउंट का हिसाब रखना अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी है। आजकल बल्कि इसके लिए सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं जिसमें डाटा इन हो जाता है बस, बाकी वो ऑटोमेटिकली जिससे आप ये रेट कैलकुलेट कर रहे हैं ये खुद ब खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। इश्योरेंस पे पता है उसे वहां से उसका लिंक निकाल दिया जाता है कि रेट इसका कहाँ से आना है, तो अकॉर्डिंगली वो लेजर सॉफ्टवेयर खुद ही अपडेट कर देता है जो अभी आपने अपने हाथ से टेबल बनाया। ठीक है, लेकिन स्टोर रूम वाले क्या करते हैं, स्टोर रूम का वाले जो स्टोर रूम का जो इंचार्ज कह लें या मैनेजर साहब कह लें, उनकी ये ड्यूटी जरूर होती है कि क्वांटिटी पूरी हो, तो वो इन आउट क्वांटिटी का हिसाब जरूर रखते हैं। तो मतलब इसका ये कि सॉर्ट ऑफ एक पेज सा होता है, उस पेज को हर स्टॉक के ऊपर सॉर्ट ऑफ रख दिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल
किसी रैक में अगर कोई मटेरियल पड़ा है तो उसके ऊपर एक पेज सा चिपका दिया जाता है, उसमें फिर इसी तरह के कॉलम बने होते हैं, लेकिन अमाउंट रेट नहीं होती। रिसीट, इश्योरेंस और बैलेंस के कॉलम सॉर्ट ऑफ होता है, वो डेट वाइज उसे सॉर्ट ऑफ फिजिकली कर लें आप या मैन्युअली कर लें, उसको अपडेट कर रहा होता है कि जितने उसने यूनिट्स उठा के इशू किए या जितने उसको और मिले, उसको मुसलसल डेट वाइज अपडेट करके अपने पास बैलेंस रख रहा होता है। तो जो भी उसका बैलेंस उसके उस पेज पे आ रहा होता है तो फिर फिजिकल के साथ डेफिनेटली ऑब्वियसली मैच भी होना चाहिए। तो एक रिकॉर्ड है जो आप स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें रेट भी है और अमाउंट भी है, लेकिन एक रिकॉर्ड वो होता है जिसमें सिर्फ क्वांटिटी आ रही होती है और वो स्टोर रूम वाला बना रहा होता है। वंस अगेन असूलन ये जो स्टोर रूम वाला रिकॉर्ड है पेज और जो आपका सॉफ्टवेयर से पे रिकॉर्ड है, क्या क्वांटिटी के एंगल से मैच होना चाहिए? तो क्वांटिटी के एंगल से मैच होना चाहिए। बाकी डेफिनेटली अगर अमाउंट से मसला है वो फिर जो अकाउंटेंट है वो खुद रिजॉल्व करेगा। तो मेरी ये बातें जरा जहन में रखें। अब जरा दोबारा ये पहला पैराग्राफ शुरू करें, सेकंड लाइन से। द कंपनी रिकॉर्ड्स द परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल इन स्टोर लेजर और इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी। अब ये स्टोर लेजर वो है जो क्वांटिटीज के एंगल से है, विच इज नॉट इंटीग्रेटेड विद। अच्छा, अब ये भी हो सकता है ये पेज भी अगर सॉर्ट ऑफ ये कंप्यूटराइज हो, उसके पास भी कंप्यूटर पड़ा हो, तो फिर तो जो इन्हें यहाँ हो रहा होगा वही वहां हो जाएगा, तो फिर तो शायद कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ वो क्या कहता है, ये इंटीग्रेट नहीं है, तो इट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपनी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं जो कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहा है और ये अपनी है, तो देयरफॉर वंस अगेन अब इनको शायद आपस में मैच करना है। इनको आपस में मैच करना है। जो स्टोर लेजर होगा कहाँ बन रहा होगा ये? नहीं, फैक्ट्री में कहाँ बन रहा होगा? स्टोर रूम वाला बना रहा होगा। और जो फाइनेंशियल लेजर कह रहा है ये फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सॉर्ट ऑफ कह लें, वो चाहे फैक्ट्री में हो या हेड ऑफिस में हो, वहां मेंटेन हो रहा हो, तो ये आपस में इंटीग्रेट नहीं है, तो इसको ध्यान में आगे रखते पड़े। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू वैल्यू इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस। अब ये जो वेटेड एवरेज वाला काम है ये किसका नहीं है? तो ये स्टोर रूम वाले का नहीं है, ये अकाउंटेंट का। नेक्स्ट कहता है वैल्यूएशन इज कैरिड आउट बाय, इट इज द पॉलिसी, वैल्यूएशन इज कैरिड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट यूजिंग, ये बात शायद मेरे ख्याल अभी होगी, यूजिंग स्टोर। अब ये स्टोर मेमोरेंडम का मतलब होता है स्टोर रिकॉर्ड। स्टोर रूम वाले से पूछते रहते हैं हम और हम भी रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली पूछ के अगर हम रिकॉर्ड करें वो रिकॉर्ड करें तो समटाइम्स हो सकता है लिखने में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाए, असूलन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान में रखें ये बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, ये तो क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ चंद है कि आपको नजर आती हैं, वरना ये डेली बेसिस पे ठीक ठाक ट्रांजेक्शन और रोज ही होती हैं, रोज भी कई दफा होती हैं, तो ये इतना इजी भी नहीं होता, ठीक ठाक ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो इसमें ह्यूमन एरर होना कोई इतना रेयर भी नहीं है, ये बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड इनको रिकनसाइल किया जाता है, इसके लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जरा चेकिंग करते हैं साथ साथ, क्योंकि स्टॉक कम ज्यादा होने का मतलब, ज्यादा होना तो चले खैर है, लेकिन फिर भी स्टॉक एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, वरना उसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये काफी महंगी महंगी आइटम्स भी होती हैं और कुछ आइटम्स ऐसी भी होती हैं जो फिजिकली शायद कैरी हो जाती हैं, जेबों में भी आ जाती हैं। हाँ हाँ, गलती से भी आ जाती हैं, गिनते गिनते वहां रखने की बजाय गलती से हाथ से चल गए, तो मैं मीन्स से ये सीरियस इश्यूज हैं। हाँ, हो सकता है उसे एथिक्स ना पढ़े, उसके सिलेबस में ना हो। A physical stock count is carried out after every 6 months. फिर इन एडिशनल अब ये क्या है, ये फिर एक तो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर तो साल में एक दफा ही जाता है, लेकिन एक इंटरनल ऑडिट भी होता है, वो भी आके ये स्टोर रूम में आके और सम टाइम बल्कि कोशिश वो करता है बताए बगैर आए, क्योंकि शायद मैं कल आ रहा हूँ तो एक दिन के लिए भी चीजें बुरी हो सकती हैं, जेब से वापस भी आ सकता बाहर, लेकिन वो नॉर्मली विदाउट इन्फॉर्मिंग आता है, वो फिर चेक करता है कि फिजिकली बाकी इतनी है जो इसमें आ रही है, और इसमें भी फिर शायद चेक होंगी और फिर बाद में उधर भी होंगी, जो फिजिकली वो गिनेगा स्टोर रूम इस पेज पे भी जो स्टोर रूम के अंदर लगा हुआ है इस पे के साथ भी रिकनसाइल होना चाहिए, और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बना हुआ है कॉस्ट अकाउंटेंट के पास उससे भी ये फिजिकल मैच होना चाहिए। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई अभी, कौन कौन सी? एक स्टोर रूम में रिकॉर्ड है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है, एक फिर फिजिकल काउंट होगा। एनी शॉर्टेज एक्सेस देन एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल एज वेल एज, फिर डेफिनेटली कुछ शॉर्टेज एक्सेस की एक्सेस भी हो सकता है, इश्यूएंस रिकॉर्डिंग लिखना रहेगी, तो जो शॉर्टेज है एक्सेस है वो फिर फाइनेंशियल में भी, अगर फाइनेंशियल में मसला तो उसमें, और अगर स्टोर रूम में है स्टोर लेजर में भी करेक्शन की जाएगी।
31 दिसंबर फिर आपको एक डाटा दिया हुआ था, फिजिकल काउंट वाज कंडक्टेड बाय द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। आई होप कि मेरे सारे वर्ड से फाइनली स्टोरी बन गई। ही हैज सबमिटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब नीचे आ जाएंगे, कोड वाइज कुछ इंफॉर्मेशन है, इसकी जरा ये बहस कर लेते हैं कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है। ये शायद असल मसला यही था इसमें, आपने बल्कि रिक्वायरमेंट पढ़ा था, ये बताना था कि जनरल एंट्रीज किन की होनी है फाइनेंशियल लेजर में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। जनरल एंट्रीज स्टोर रूम में होनी है या फाइनेंशियल लेजर में होनी है। और फिर सेकेंडली आपने ये बताना है कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट है स्टोर लेजर में, वो जो पेज है उस पर एडजस्टमेंट है उधर वाले, लेकिन कोई डबल एंट्री नहीं है, उधर प्लस माइनस होना। डबल एंट्री कहाँ होनी है? फाइनेंशियल लेजर में, और स्टोर लेजर में अगर कोई मसला होगा तो वो ऐड लेस करना है अगर वहां मसला है तो। अब ये चीजें ज़हन में रख के आइटम वाइज चलते हैं। पेज नंबर 202 भी आपके सामने है और 203 पे उसकी एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई हैं, तो अगर एक एक आइटम करके कर ले मेरे ख्याल जरा इजी रहेगा हमारे लिए। तो पहली आइटम है जी कौन सी? 1009। इसका स्टोर लेजर के मुताबिक कितना बैलेंस है? 20,500। फाइनेंशियल लेजर के मुताबिक कितना है? फिजिकली कितना निकला है? 20,000। बाकी अगर रेट दी है उनकी बात जहां जहां जरूरत है करता हूँ। आगे इसकी जब डिटेल में स्क्रूटनी हुई तो पता क्या चला? अब फर्क है वैसे किसका किस किस के साथ? फिजिकल का स्टोर लेजर और फाइनेंशियल लेजर दोनों का 500 का फर्क है। तो कहता 500 यूनिट्स वर डिफेक्टिव एंड देयरफॉर इंटरनल ऑडिटर एक्सक्लूडेड देम व्हाइल टेकिंग द फिजिकल काउंट। तो असूलन तो शायद इसे काउंट कर लेने चाहिए थे, लेकिन अगर ये डिफेक्टिव है तो शायद ये लॉस है, तो इसलिए एंट्री भी हो सकती है। क्या इन अदर वर्ड्स कौन कौन भी निकाल दे? फिजिकली उसने गिने नहीं, वहां है नहीं, और स्टोर लेजर में से भी निकाल दें, और फाइनेंशियल में निकालने का तरीका क्या है? डबल एंट्री करें, और उधर से निकालने का तरीका मैं बाद में एक मिनट बताता हूँ। नहीं एक एक करके। फाइनेंशियल लेजर में क्या करेंगे? लॉस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, कितने यूनिट्स और किस रेट पे, ये सारे रेट्स की कल बहस हो गई। एवरेज पे या करंट पे? ये एवरेज पे लेंगे आप, तो कितने से क्या एंट्री बनेगी? 500 मल्टीप्लाई बाय 2,000 क्या एंट्री हो जाएगी? लॉस डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। मेरी सजेशन ये है कि रादर देन कि आप इसमें इस वक्त लिख के टाइम वेस्ट करें, आपके सामने आंसर भी है, एटलीस्ट उसको जरा फाइनल कर लें। बाद में डेफिनेटली एक दफा लिखना तो चाहिए, लेकिन इस वक्त रजिस्टर में ऐसे लिखने की बजाय आप मेरे साथ जरा फिगर्स रिकंसाइल कर लें किसका क्या होना था। बाकी नेक्स्ट पेज पे आंसर भी नजर आ रहा है, तो साथ साथ मेरे अगर कम से कम फाइनल कर लें। एंट्री ठीक है जी, कहाँ की मैंने? और स्टोर लेजर में क्या रिक्वायर्ड होगा? इसे माइनस कर देंगे किस में से? टोटल जो क्वांटिटी बैलेंस आ रहा होगा हमारा 20,500, उसमें से 500 लेस करके निकाल देंगे। डबल एंट्री कहाँ नहीं है, कहाँ है? बस ठीक कर लिया, बात आनी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाए, स्टॉक आइटम है दूसरी 1325 क्वेश्चन देखें आप। मेरी सजेशन ये रहेगी, आपने सॉल्व किया होगा, अगर बाद में ठीक करना उसे पहले मेरे से कंप्लीटली बात जरा समझ लेगा। 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स। देखिए नेक्स्ट पेज पे करना। The item is not in use and is considered the item is not in use। स्टॉक का इशू नहीं है आइटम, लेकिन यूज में नहीं है, ऑब्सोलीट है, उसकी एनआर भी दी हुई है। अब इसकी कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे? क्या इसे बुक से निकाल देंगे? ये स्टॉक रहेगा, स्टोर लेजर में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, क्वांटिटी है। हाँ फाइनेंशियल लेजर में क्या करना चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी वाली एंट्री जो कल की थी, कैसे? कॉस्ट कितनी होगी इसकी? 4 या 1.5 एवरेज? अभी किया है काम आपने, तो 4 में से 0.6 माइनस कर दें, कितना रह गया? 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, पूरा का पूरा ही ऑब्सोलीट है, 34,000 शायद बन जाएगा। तो डबल एंट्री बनी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड मटेरियल क्रेडिट। स्टोर लेजर में एडजस्टमेंट क्यों नहीं है? स्टॉक में है और स्टॉक में रहना भी चाहिए जब तक बिक ना जाए। हाँ सिर्फ क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो है 4 रुपए से कम होके
0.6 आ जानी चाहिए, विच मीन्स हमें एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर। एनी कंफ्यूजन इन द एंट्री? नेक्स्ट आ जाए 101710, इसका क्या जी? 500 दोनों में ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। शॉर्टेज इज ड्यू टू, ये आप बता दें। लॉस डेबिट कितने से? नहीं 500 इंटू 1 एवरेज, 500 इंटू 1 मीन्स 500, लॉस डेबिट मटेरियल क्रेडिट 500, और स्टोर लेजर में क्या करेंगे? 500 निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन 4000 कहाँ कंसंट्रेट करना था ये वाला, 4500 कहाँ और 5500 कहाँ? पहले एक सेकंड फिजिकल आ जाएगा, बल्कि सॉरी सेंटेंस पढ़े। A receipt of 1000 units was not recorded। 1000 तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल लेजर और फिजिकल में 1000 ही का फर्क है, तो 1000 की एंट्री अगर कर ली जाए मटेरियल डेबिट और पेबल क्रेडिट, क्योंकि पहले रिकॉर्डेड नहीं है, तो शायद ये मसला कहाँ हल हो जाएगा? फाइनेंशियल में। किस रेट से? लेकिन अच्छा इस केस में दो दो बराबर हुआ हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एंट्री परचेज प्राइस पे ही होगी, करंट परचेज प्राइस जिस पे आपने खरीदा होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 2000 बन जाएगा शायद, ठीक है जी। तो परचेज और परचेज रिटर्न की जो एंट्री वो अपनी ओरिजिनल परचेज प्राइस पे होनी है एंट्री, ठीक है। लेकिन अब मसला भी हल नहीं हुआ। फिजिकल 5500 है और स्टोर लेजर 4000 है, यहाँ 1500 अब इजाफी है। क्या वजह हो सकती है? कुछ रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड ही हो सकता है, तो कहाँ रिकॉर्ड कितना करें? ये फिर प्लस करेंगे, 1500 प्लस होगा रिसीट्स में इन द स्टोर लेजर। वहां 1500 क्यों, यहाँ 1000 क्यों? उसमें नहीं, उसमें 1500 का फर्क है, इसमें 1000 का। 1000 अनरिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड हो गया, 1500 प्लस हो जाएगा स्टोर लेजर। सेंस समझ आ गई? चलें बाकी फिर आपको 02835 200 का मसला दोनों में। क्या मसला है? 200 यूनिट्स रिटर्न टू अ सप्लायर वाज नॉट रिकॉर्डेड। जी 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 जी। द इनवॉइस कॉस्ट बताएं। अब इसमें 3 होगा, 2.75 होगा, क्या होगा? अच्छा यहाँ करंट भी नहीं होगा, यहाँ करंट प्राइस होगी या वो प्राइस होगी जिसपे खरीदा होगा? तो ये 3 वो लेना है, वो परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न है, क्या एंट्री करेंगे जी? क्रेडिट डेबिट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट कितने से? 200 इंटू 3, 200 इंटू 3 समझ आ जाएगा, 200 इंटू 3 600। स्टोर लेजर में मसला है स्टोर लेजर में भी 200 इजाफी है, ये रसीट्स में से माइनस कर देंगे, रसीट वाले कॉलम में से कहाँ भी है, स्टोर लेजर में भी लिखा हुआ है और उधर भी लिखा हुआ है। रिटर्न अगर हो गया है तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में डबल एंट्री करेंगे और उधर से स्टोर लेजर में जाके लेस भी करेंगे ताकि 1000 के बराबर हो जाए। तो रिपीट कर दें क्या और क्या, कहाँ कहाँ करेंगे? फाइनेंशियल लेजर में परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे और स्टोर लेजर में 200 रिसीट्स में से लेस कर देंगे। लास्ट वन फाइनल करते हैं, 640 है, 600 है। ये मसला कहाँ नहीं है? फाइनेंशियल में तो फिजिकल के बराबर है। मसला है क्या पढ़ रहा? नहीं, डिस्क्रिपेंसीज ड्यू टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द, एक जरा ये वर्ड जरा देख लें, जरा लिखा हुआ है गुड्स रिसीव नोट, ये एक सफे का नाम है, एक जरा इसके साथ लिखें वर्ड। गुड रिसीव नोट इज इट इज अ पेज which is an evidence of purchase। goods receipt note एक वर्ड लिखा हुआ, it is a page which is an evidence of purchase। असल में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। it is a page which is an evidence of। स्टोर रूम वालों के पास जब चीजें पहुंचती हैं तो वो एक पेज बनाते हैं बाय द नेम ऑफ गुड्स रिसीट नोट विच इज एविडेंस कि उन्हें चीजें मिल गई हैं। फिर जब वो इशू करते हैं, फिर एक परचेज रिक्विजिशन मैंने वर्ड बताया था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए बनाने जरूरी हैं। वो बस करो बेटा, थक गए हो गया, आपको काफी देरी हो गई, ठीक ठाक डिस्टर्ब हो रहे मेरी वजह से। मटेरियल जब इशू किया जाए तो मटेरियल एक रिक्विजिशन होती है,
मटेरियल एक्विजिशन की एंट्री ट्राई करेंगे, कुछ दिन पहले बात हुई है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, तो ये पूरा रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन किया जाता है कि बाद में फिर ऑडिटर्स आके चेक करते हैं कि आपके पास मटेरियल आया था, उसका एविडेंस क्या है, कहाँ कहाँ भेजा आपने, क्यों भेजा है, उसका एविडेंस क्या है। फिर ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ये भी पहुंच जाता है शोरूम्स में, इसने भी देखना होता है कि इन आउट सही रिकॉर्ड हुई है नहीं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, कहाँ गया, क्यों भेजा, कितना पड़ा। तो ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रखे जाते हैं ताकि प्रॉपर एक ट्रेल हो सके। ये वर्ड शायद आप लोगों ने कभी सुना, ऑडिट ट्रेल। पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ गए, चीजें कहाँ आई, क्यों गई, किधर गई, मनी ट्रेल, पैसे जेब में अब डैडी ने भेजे थे, किधर 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 गिर गए, ये सारी काउंटिंग रिकॉर्ड रखना पड़ना है। मनो मनी ट्रेल, अब्बा जी मांगते नहीं ना मनी ट्रेल। इट इज अ पेज विच इज एन एविडेंस ऑफ, वर्ड्स पूरे कर देंगे, विच इज एन एविडेंस ऑफ परचेज। कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय स्टोर रूम, प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर ऑफ स्टोर रूम। लिख लें वर्ड्स पूरे करना जरा, बात जहां तक होगी। फाइनल ये बता दें करना क्या है इसका। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या एंट्री होगी, उसमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, क्या हुआ है, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग हुई है, बताएं 40 प्लस करेंगे माइनस, और यार रिसीव्ड है लेकिन लग रहा है कि ज्यादा लिख रही है, 640 ज्यादा हो गया। चले सर, होपफुली कुछ मिर्जा साहब रीजनेबली कंप्लीट हो गए, कोई स्टिल इशू? चले सर जी, अब हमारा यहाँ से ऑनवर्ड्स फर्दर एजेंडा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, कोशिश हमने की है कि कुछ ना कुछ रीजनेबली बात पूरी हो जाए, लेकिन काइंडली जरा जाते जाते जरा सही तरह कुछ बातें सुनने। पहली बात तो ये है कि आपके साथ एक रिवीजन का प्लान है, आई होप कि उसमें आप ओवर बर्डन महसूस नहीं करेंगे। हमारी जान कब छूटेगी, मेरे लिए कहना आसान है, आप ना छुड़वाइएगा। कॉस्ट का प्रॉब्लम ये है कि इसके जितने क्वेश्चंस कर लें उतने ही काम है। अगर आप याद करें तो यहाँ तक आते आते कुछ ज्यादा ही तो नहीं लेकिन कुछ सवाल हो ही गए, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि मेरे साथ 5-6 अच्छे सवाल और होने चाहिए। उसके लिए अब डेफिनेटली टाइम चाहिए होगा, तो लेकिन किसी एक दिन सारे सवाल करना भी मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है कि टाइम उसके लिए निकाला जाए डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो ऐसे क्वेश्चन हो जो सारे टॉपिक्स भी कवर कर दें, और ख़ास तौर पे कुछ ज़रा मिक्स करके अगर क्वेश्चन हो जाए तो वो बीच में आ जाए। तो मंडे से शुरू कर लेते हैं, और डेली सुबह टाइम रखें, नहीं 8 रहने, 8 मेरे ख्याल टू अर्ली है, मुझे भी ज़रा महसूस होने दें कि ज़रा क्लासेस ख़त्म हो गई। कॉस्ट वाला टाइम कौन सा होता है? अगर 9:30 बजे 9 रख लें, क्योंकि मैंने ज़रा MFA की ज़रा क्लास रखी 11 बजे, तो अगर हमारे पास ज़रा 1:30 की बजाय थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा हो ताकि किसी दिन जो सवाल शुरू करें वो ख़त्म हो जाए, तो 9 से लेके तो 1.5 घंटा या जितना भी टाइम हमें चाहिए होगा डेली बेसिस पे कोई एक सवाल ही करेंगे हम, लेकिन कंप्रिहेंसिव होगा। साथ एक काम जरा और कर लें जी, काइंडली 9:30 और 9:30 में तो होपफुली कोई इतना इशू नहीं, 9:30 और 9 में एक सिर्फ फाइनली आप ये जरा नोट कर दें, हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी डिस्कशन मेरी तरफ रहती है, तो वो जरा सारे हम जरा अगर लिस्ट डाउन कर लें, मैं फिर आपको इन दिनों में एक एक करके बताता रहा करूंगा कि कल मैं इंशाल्लाह ये डिस्कस करूंगा। तो अब आपको जरा दोबारा शायद थोड़े थोड़े रिवाइज भी करने पड़े, तो उनको फिर इस तरीके से हम साथ साथ मैनेज कर लेंगे। तो मेरे जहन में पहले कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले वो हम नोट डाउन जरा कर लें पेज नंबर के साथ। तो सॉरी जरा 5 मिनट और जहाँ इतना आपने बर्दाश्त किया, पहले मैं जरा अपने बता दूं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, बाकी अगर कोई मिस हो जाए तो वो काइंडली फिर आप मुझे जरूर बता दीजिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली साथ हैं आप? सबसे पहले मेरे जहन में जो आ रहा है दैट इज वेरिएंस एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर 10 था बतूल। ये हो सकता है आप लोगों के कंप्लीट हो गए हो, लेकिन कुछ एक दो बातें मैं बीच में करना चाहता हूँ, और हो सकता है कुछ लोगों के पॉइंट्स हो, इसलिए मैं, क्योंकि मेरी तरफ से शायद डिस्कस नहीं हो पाया इसलिए मैं ये लिख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे जहन में आ रहा है दैट इज पेज नंबर मेरे पास है, नहीं वो वॉल्यूम 2 में है, मैं पहले वॉल्यूम 1 से शुरू करता हूँ। वॉल्यूम 1 में पेज नंबर, अगर किसी के वेरिएंस में पाएंगे
क्वेश्चन नंबर 10 था, पेज नंबर 118 है, पेज 118 पे एक क्वेश्चन नंबर 10 था। अब ये सारे जो क्वेश्चन में लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप से ये एक्सपेक्ट नहीं कि मंडे को ये सारे डिस्कस हो देंगे। इसमें से फिर मैं डेली बेसिस पे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को इकट्ठा करके जरा, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए जरा। तो ये मैं फिर लेकिन इस वक्त लिस्ट अगर पूरी बन जाए, ताकि मेरे जहन में ये हो कि इसके अलावा फिर क्वेश्चन है। ये एक तो ये मेरे जहन में आ रहा है वॉल्यूम 1 में, इसके अलावा मेरे जहन में कोई आ नहीं रहा वैसे वॉल्यूम 1 में। तो बारे अब जो हमारे जहन में इस वक्त आ रहे हैं हम लिख लेते हैं, कोई अगर रह गया तो फिर वो बता दीजिएगा। वॉल्यूम 2 में काफी सारे, तो वॉल्यूम 2 में आ जाएगा। वॉल्यूम 2 में मैं जरा सीक्वेंस से चलता हूँ जहाँ पे रास्ते में सबसे पहले मेरे जहन में टोपाज ही आ रहा है। वॉल्यूम 2 में अगर तरतीब से मैं चलूँ, पेज नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा वॉल्यूम 2 तो आपके पास भी होगा, अगर नहीं मतलब मीन्स टू से अगर आप भी इस तरतीब से देखते जरा कोई एक आध जो देख ले। जी कल वाली कौन सी एग्जांपल करें जी हमने साहब? ये खालिद वगैरह तो मेरे ख्याल कर लिया, खालिद ही था और कोई थे कल? कल काम हुआ क्या था? नहीं नहीं वो तो अभी एंड में आ जाएगा, मतलब मैं रिंग है और दो तीन अभी आ जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ जरा एक मिनट तो सीक्वेंस में होगा। जी सर जी वो कर लेंगे। नहीं सर जी वाशिंगटन हो गया हुआ मेरा, वाशिंगटन 119 पे मेरी तरफ से हो गया और डिस्कस वो तो आप ढूंढ लीजिएगा। जो चीजें हो गई उस पर भी डेफिनेटली मेरे ख्याल टाइम रहने दें, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको। तो जो हो चुकी है मेरे ख्याल नहीं वो तो एंड में आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। ज़ाडिक भी है, डिजाइन भी है, मैं जरा ढूंढ रहा हूँ बीच में कोई छुपा हुआ न रह जाए। रियो कौन सा? हाँ जी रियो भी है, चलो। लेकिन आप एंड में पहुंच गए, तो मैं अभी शुरू में कुछ तलाश में। जी टोपाज 83 वाला जी सर। इसके बाद ये पेज नंबर 330 था, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स के थे। इनमें से मेरा ख्याल है कुछ लोग ये आप लोगों ने किए थे, ये मैं डिस्कस नहीं कर सका। ये नहीं, यहाँ से जरा कुछ है पेजेस, पेज नंबर 330 से ये मैंने ओवरहेड्स के क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन मेरी तरफ से डिस्कस नहीं हो पाया। इनको फिर हम कोई एक दिन मैं कह दूंगा, तो फिर आप जरा दोबारा देख लीजिएगा इनमें अगर इशू होगा तो। ये छोटे टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरी जहन में बात रखिएगा। आखिरी दिन तक आपने ऐसी वेरिएंस लगा रहना, लेकिन इन चीजों को करना कंपल्सरी है। ये पेज नंबर 330 से ऑनवर्ड्स है जी, T88 तक ओवरहेड्स के ये थे। मटेरियल वाले मेरा ख्याल है ये देखिएगा पेज नंबर 339, एक सेकंड देखिएगा।
ये 339 पे वाली ये बात चीज़ मेरे ख्याल आपने कहा था कि करनी है हमने। ये मटेरियल देखिएगा इधर, मटेरियल वाले क्वेश्चन तो मेरे ख्याल आप लोगों ने करनी थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने ये खुद करवाने के लिए अपने रखे हुए। ये फिर पेज नंबर 353 पे ना ये इसहाक साहब थे, 353 354, ये वो जो बोनस प्लान वाले थे, इनमें शायद 354 वाले में मसला होगा आपको, ये नोट कर लें आप लोग, ये मुझे आइडिया है कि होगा। टपास, ये सॉरी टपास नहीं, इसहाक साहब और इसहाक साहब के आगे एक सवाल है, ये पेज नंबर लिख रहा हूँ। ये टेलीफोन कंपनी तो मेरे ख्याल आप लोगों ने कहा था कर लिया हमने, एक टेलीफोन कंपनी था, पेज नंबर 371, टेलीफोन। इसके बाद फिर ये पेज नंबर 378 पे है, ये जो डिजाइन था एक और ज़ोएडिक था। देन पेज नंबर 382 पे था रिंग, याद आते। उसके बाद बताइएगा रिंग के बाद जी एंड में रियो कह रहे थे आप लोग। रियो का पेज नंबर 435, ठीक है। रियो चले अब नहीं इसने आना, अब इस तरह का कोई असल में बड़ी बहुत सी वैरायटी बन सकती है, तो जरूरी नहीं कि खासतौर पे जो रिसेंट अटेम्प्ट्स में है वो उन्होंने क्वेश्चन है तो ऐसा, लेकिन बहरहाल कुछ कह भी नहीं सकते, ऐसे अजम्पशन है। तो ये मेरे कुछ जेहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनको फिर बाकी कुछ क्वेश्चंस जब मैं करवाऊंगा तो उसके बाद फिर आप साथ साथ रिवीजन के लिए भी दूंगा। अब जब हमारी मंडे को मुलाकात होगी 9 बजे, तो पहले मैंने उस दिन आपको एक जनरल एंट्री से क्वेश्चन करवाना है, तो मेरी फिर सजेशन ये है कि कुछ टाइम निकाल के ये जनरल एंट्रीज वाली डिस्कशन है, इनको अगर थोड़ा सा रिवाइज करना है, मैं डेली बेसिस पे थोड़ा आपको बता दिया करूंगा कल क्या होना है और उसके कुछ क्वेश्चंस कह दिया करूंगा। तो ये जो जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर है, ये जिसमें ये मिर्जा साहब थे, उससे पीछे जो क्वेश्चन थे पे रोल, कुछ ये वाली चीजें अगर रिवाइज होते हैं तो इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी, ठीक है। तभी अब अज्यूमिंग के क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं, फिर मैं अभी आपसे ही पूछूंगा बार बार पेजेस। अल्लाह हाफिज जी, ठीक है जी ऑनलाइन सर। अल्लाह हाफिज।